किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेत कल्याण कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। तो खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम बातों के साथ एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे पछेती गेहूं फसल में देखभाल के बारे में और साथ ही बात होगी मशरूम की खेती की। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। तो आज हमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर YS शिवे जी, जो हमें ज़्यादा जानकारी देंगे पछेती गेहूं फसल की देखभाल के बारे में। तो डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान में। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर शिवे, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि पछेती गेहूं फसल की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं हमारे किसान। गेहूं की जो पछेती काश्त करते हैं किसान भाई, या तो गन्ना काटने के बाद में, आलू खोदने के बाद में करते हैं। तो ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पछेती गेहूं आपके खेतों में खड़ी होगी और उसमें बालियां निकली आई होंगी, या तो उसमें जो है दूध बन रहा होगा या दाना भर रहा होगा। दूध बनने की अवस्था जो है 100 से 105 दिन बाद आती है और दाना भरने की अवस्था जो है वो लगभग 115 से 120 दिन बाद आती है। तो वो अवस्था आ चुकी होगी। इस समय आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि किस तरीके से पानी दिया जाए। पानी का सुनियोजित प्रबंधन करना है। पानी को जो है आपको जब लगाना है जब हवा ना चल रही हो, और हवा यदि चल रही है तो शाम के वक्त लगाना है। पानी हल्का लगाना है और पानी लगाने के बाद में खेत में खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हवा चलेगी तो पानी भरने की वजह से खेत की जो गेहूं की है वो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से आपको पानी का प्रबंधन करना है। और यदि आपने 5वीं सिंचाई कर दी है तो 6ठी सिंचाई जो है 10 दिन के बाद कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का पानी जो है आपको खेत के अंदर, गेहूं के अंदर लगाना है, ताकि आपका दाना जो है भरे अच्छे ढंग से और दूध जो पिचके नहीं, क्योंकि इस समय गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और यदि आपने पानी ढंग से नहीं लगाया है तो आपका दाना पिचकने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको सिंचाई का प्रबंधन सबसे पहले करना है गेहूं की पछेती काश्त करने के लिए। तो अब हम आपसे जानेंगे कि वीड यानी खरपतवार का भी जो है इसके अंदर काफी दिक्कत आ जाती है किसानों को गेहूं में, तो उस पर नियंत्रण जो है वो किस प्रकार रख सके हमारे किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय गेहूं के अंदर जो गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा या इसके साथ साथ जंगली जई में भी बालियां निकल गई होंगी। और यदि आपको गेहूं की पछेती काश्त की अच्छी और स्वस्थ पैदावार लेनी है तो उसके लिए जो है आप जो बालियां निकल रही हैं गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा या जंगली जई की, उनको ऊपर से निकाल दें, ऊपर से काट दें, ताकि जो उसमें बीज बनने से पहले ही जो है वो खत्म हो जाए। नहीं तो अगली फसल को नुकसान करेंगे और आगे आने वाले यदि उनके बीज बन जाएंगे तो खेत के अंदर भी जाएंगे, साथ साथ जो आपकी उत्पाद मिलेगी गेहूं की वो भी एक अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो खरपतवार का नियंत्रण जो है इस समय विशेषकर बालियां जो निकल रही हैं उनका करना है, ना कि आपको पूर्ण तरह खरपतवारों को समाप्त करना है, बल्कि जो बालियां निकली हुई हैं उन्हीं को जो है ऊपर से काट कर बाहर निकाल दें, या उनको खाद्य के रूप में या चारे के रूप में पशुओं को भी खिला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है खेत के अंदर जो भी खरपतवार हैं और उनमें बालियां निकल रही हैं उनको निकाल दें, और ताकि आपको एक स्वस्थ पैदावार गेहूं की प्राप्त हो सके पछेती गेहूं से। तो डॉक्टर शिवे ने अभी आपको बताया किस तरह से आपने खरपतवार नियंत्रण करना है और कैसे आप अपनी पछेती गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर शिवे, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपसे जानेंगे, हमारे बहुत से किसानों को अपने खेतों में चूहों की भी जो है वो बहुत दिक्कत होती है। चूहे भी जो है वो काफ़ी फसल को ख़राब कर देते हैं, तो चूहे पे किस तरह से नियंत्रण पा सकें वो बताएं। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय गेहूं जो है या तो आपकी दूधिया अवस्था में है या दाना भर रहा है या पक रही है, तो इस समय चूहों का प्रकोप हो जाता है और चूहे जो है बालियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके खेत के अंदर चूहे लग गए हैं, चूहे के भट्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर जो है सबसे पहले आपको मीठी गोलियां अर्थात जो आटे के अंदर जो है गुड़ या चीनी मिलाकर गोलियां बनानी है, उनको खिलाना है। और उसके बाद जो है फिर आप जिंक फास्फाइड जो 2 भाग लें और सरसों का तेल 2 भाग लें, 96 भाग जो है आटा लें, इसका मिश्रण बना लें और इनकी गोलियों को जो है आप चूहों के भट्ट पर रखेंगे तो चूहे इनको खाएंगे। जब चूहे मर जाएंगे तो चूहे यदि मर जाते हैं तो उनको वैसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि मिट्टी के अंदर गाड़ देना है। तो इस तरीके से चूहों से नियंत्रण जो है आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक सामूहिक कार्य होता है चूहों को नियंत्रण करना। अर्थात आसपास के जो पड़ोस के खेत हैं वो भी यदि उनके खेतों में लग रहे हैं तो सभी एक साथ करेंगे तो तभी जाके जो है अच्छा चूहों से नियंत्रण मिलेगा। तो इस तरीके से आप गेहूं की फसल को चूहों से बचा सकते हैं यदि आपने के खेत में चूहे लग रहे हैं। तो चूहों के प्रकोप से आप किस तरह फसल को बचा सकते हैं, अभी डॉक्टर शिवे ने आपको ये भी बताया।
डॉक्टर शिवे, हमारे बहुत से किसानों की शिकायत होती है दीमक का प्रकोप भी हो जाता है गेहूं की फसल में, तो दीमक पर रोकथाम कैसे करें वो भी बताएं। किसान भाई और बहनों, इस समय जो है आपकी यदि पछेती गेहूं है तो उसमें दीमक लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर जो बारानी क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होती है, नीचे से जो है दीमक जड़ों को काटती है पहले, फिर तनों को काटती है। तो इस तरीके से ये जो है जगह जगह लगती है टुकड़ों के रूप में, समान रूप से पूरे खेत में जो है दीमक नहीं लगती है। यदि कोई भी लक्षण इस तरीके के दिखाई दें आपके खेत में, पछेती गेहूं में दीमक लग रही है जगह जगह टुकड़ों के रूप में और काट रही है नीचे से जड़ों को, तो पानी देते समय जो है नक्के पर या मुहाले पर जो है आप क्लोरपाइरिफास की दवा की शीशी लें और उसको जो है 2 या 3 डंडियों को लेकर बांध कर ऊपर बूंद बूंद करके नक्के पर डाल दें। तो इस तरीके से जो है पानी के साथ ही जो है दीमक के जो रोकथाम करने वाली क्लोरपाइरिफास की दवा है बूंद बूंद करके पूरे खेत में चली जाएगी। और दीमक का कोई भी प्रकोप है तो उससे क्लोरपाइरिफास के दवा के प्रयोग से आपकी जो दीमक लग रही है उससे निजात पाई जा सकती है। तो अभी आपने जाना पछेती गेहूं में क्या सावधानियां बरतनी है, साथ ही चूहों और दीमक पर जो उनका प्रकोप होता है गेहूं की फसल पर, उससे आप किस प्रकार निजात पा सकते हैं। ये तमाम जानकारियां डॉक्टर शिवे आपको दे रहे हैं। डॉक्टर शिवे, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपसे कि गेहूं की कटाई के दौरान हमारे किसानों को कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत होती है। जैसा कि किसान भाई और बहनों जानते हो, आप इस समय जो है काफी गर्मी पड़ रही है। जिन्होंने समय से गेहूं को लगाया है या आगेती पकने वाली किस्में हैं, वो मार्च के अंत तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में पक कर तैयार हो जाती हैं। तो उनकी कटाई जो है आपको जैसे ही गेहूं पक जाती है, और गेहूं के पकने का यदि आप वैसे तो तजर्बे के अनुसार जो है आप गेहूं को देख सकते हैं, यदि पक गई है तो काट लें। और यदि आप ये भी देखना चाहें कि थोड़े दानों को निकाल कर देखें, कटक की आवाज आती है तो समझ लेना चाहिए जी कि इस समय जो है गेहूं की आपकी फसल पक गई है। और पकने के तुरंत बाद जो है गेहूं को काट लेना चाहिए, खड़ा नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि बहुत से चिड़ियां जो हैं या हमारे बहुत से जानवर जो हैं वो भी पकने के बाद में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ साथ जो है कुछ सेटरिंग भी होती है, अर्थात दाने जो है झड़ जाते हैं गेहूं की बालियों से, तो उनको भी जो है नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से यदि आपने समय से गेहूं को लगाया है और आपकी गेहूं इस समय तैयार है, पक गई है, तो तुरंत काट लें। काटने के 2 से 3-4 दिन बाद तक जो है उसकी पूलियां बांधें। पूलियां बांधने के बाद में खेत में छोड़ दें और फिर जो है थ्रेशर द्वारा निकाल सकते हैं। और थ्रेशर द्वारा निकालने के समय जो है नमी जो है दानों के अंदर लगभग 14% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होगी तो गेहूं की जो हमारे दाने हैं कट जाएंगे और स्वस्थ दाना हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से जिन्होंने समय से लगाई है और गेहूं पक गई है वो तुरंत देर न करें, अपनी फसल को काट लें ताकि उनकी झड़ने से फसल बच जाए और चिड़ियों तथा दूसरे जानवरों से नुकसान होने से फसल को बचाया जा सके। तो अभी आपने जाना किस तरह चिड़ियों के प्रकोप से और साथ ही साथ कैसे फसल को झड़ने से आप बचा सकते हैं, किस तरह आपने गेहूं की कटाई करनी है, तमाम जानकारियां डॉक्टर शिवे ने आपको दी। डॉक्टर शिवे, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, अगर हमारे कुछ किसान कंबाइन के जरिए अगर कटाई करना चाहते हैं गेहूं की, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ इस बारे में भी बताएं। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से बड़े किसान होते हैं और वो गेहूं की कटाई तथा मंडाई जो है कंबाइन से करना चाहते हैं। और कंबाइन से करने के लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो है दानों के अंदर जो नमी की प्रतिशत जो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 20% से अधिक नमी है दानों के अंदर तो दाने जो निकलेंगे वो कटे हुए निकलेंगे कंबाइन से, और फसल जो है गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ी फसल है तभी कंबाइन का उपयोग करना है। तो इस तरीके से किसान भाई ध्यान रखें कि यदि उनकी फसल पक कर तैयार हो गई है, नमी का प्रतिशत लगभग 20% से कम है, तो कंबाइन द्वारा वो हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग कर सकते हैं। और साथ साथ जो है हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग करने के बाद जो है वो फिर एक साफ शुद्ध बीज को जो है या साफ शुद्ध फसल को जो है मंडी के अंदर ले जाकर और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होता है विशेषकर कंबाइन से हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग करने के लिए कि नमी का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। और घूमने के लिए भी जो थोड़ा खेत का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि खेत क्षेत्रफल छोटा है और कंबाइन को हम घुमा रहे हैं तो थोड़े आधी कटती है आधी रह जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कंबाइन से हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग करने के लिए आपको गेहूं की फसल के लिए। तो डॉक्टर शिवे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचाई और इतना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
तो अभी आपने पछेती गेहूं की देखभाल से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मशरूम की खेती के बारे में बताएंगे, तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो आइए अब बात करते हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम जिसे कुछ समय पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन अब इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मशरूम की खेती कर हमारे बहुत से किसान लाभ भी उठा रहे हैं, जिनमें से एक नाम संजय कटारी और नेहा कटारी का भी है। जी हाँ, ये मशरूम की खेती कर न केवल मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह की जाती है ऑयस्टर मशरूम की खेती हमारे सफल मशरूम उत्पादक से। सदियों से ही भारतीय समाज में नारी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी महिलाएं किसी कार्य क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। ऐसी ही महिला है निधि कटारे, जिन्होंने अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर एक मुकाम हासिल किया है। आजकल प्रतिभा का पलायन हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है संसाधनों की कमी, रोजगार की तलाश और सही मार्गदर्शन का अभाव। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी भी कर लेते हैं, तो उसके बाद उनके आगे जो समस्या खड़ी हो जाती है वह है रोजगार की। शिक्षा प्राप्ति के बाद वह नौकरी की तलाश में भटकता रहता है ताकि रोजगार मिल सके। ऐसा ही एक युवा दंपत्ति जो कभी नौकरी की तलाश में भटकता रहा और जब नौकरी मिल भी गई तो बहुत सारी परेशानियों का उसे सामना भी करना पड़ा। कम तनख्वाह में गुजारा हो पाना भी उसके लिए मुश्किल था। नौकरी के बाद नौकरी बदलती गई, लेकिन घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक निर्णय ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। कभी एक छोटी सी नौकरी करने वाले संजय कटारे और उनकी पत्नी निधि कटारे आज ग्वालियर शहर के नामी मशरूम विक्रेता हैं। अपनी मेहनत और लगन के बलबूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। पहले मैं कॉलेज में जॉब करती थी, लेकिन मुझे लगा कि जॉब करते करते अपना भी कुछ काम होना चाहिए और मेरा थोड़ा सा रुझान, चूँकि मैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से हूँ, तो मशरूम की खेती की तरफ ज़्यादा था। तो मशरूम की खेती कैसे करते हैं, मैंने सबसे पहले जब लिटरेचर में पढ़ा तो वहाँ पे बटन मशरूम के बारे में भी पढ़ा था और ऑयस्टर के बारे में पढ़ा था। चूँकि बटन मशरूम को करने के लिए पूरा एसी का सेटअप चाहिए होता है, इसलिए, और वो इकोनॉमिक भी नहीं होता है। मैं ऐसा कुछ सेटअप करना चाह रही थी जो कम से कम समय में, कम से कम पैसों में जो ज़्यादा अर्निंग दे सकता हो। इसके लिए मैंने फिर ऑयस्टर मशरूम को चूज़ किया, क्योंकि इसको करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम लागत में हम आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले मैंने भूसा लिया। भूसे को लेने के बाद हमने उसको पाश्चराइज़ किया। पाश्चराइज़ करने के लिए हम इसमें कुछ फंगीसाइड्स और कुछ बैक्टीरियासाइड डालते हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं जिन्हें हम कार्बेंडाजाइन और फॉर्मलिन बोलते हैं। दोनों को डाल के हम रात भर इनको पानी में गलाने के लिए छोड़ देते हैं भूसे को। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह आके हम भूसे को थोड़ा सा सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम उसमें स्पॉन बनाते हैं, स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉन को हम समान बोलचाल की जो भाषा होती है, मशरूम का बीज भी कह सकते हैं। उसको स्पॉन को डालने के बाद हम उसके पैकेट तैयार करते हैं। पैकेट तैयार करने के बाद हम उसको मशरूम हाउस या एक जो साधारण सा कमरा होता है उसमें हम उन पैकेट्स को रख देते हैं। 10 से 12 दिन में हमें उसमें से मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी निकलना शुरू होने लगती हैं। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ पे अब हमें बराबर पानी डालना है, छिड़काव करना है, क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को मेंटेन करना है। इसके बाद जब हम उसमें से 10 से 12 दिन में वो फ्रूटिंग बॉडी निकलने लगती है, उसको हम जब वो डेवलप होती हैं तो डेवलप होते होते 15 से 20 दिन का टाइम हो जाता है। 15 से 20 दिन में हम उनको तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद वो मार्केट के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। ऑयस्टर मशरूम के साथ एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर फ्रेश ये मार्केट में सेल हो गया तो अच्छी बात है। अगर ये फ्रेश सेल नहीं हो पाता है तो इसको हम ड्राई भी सेल कर सकते हैं। ड्राई इसका बहुत सारी फूड कंपनियाँ लेती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी लेती हैं, या फिर एक्सपोर्ट भी होता है ये बाहर पे।
अब जब मैं मशरूम की खेती कर रही थी तो खेती करते करते मुझे एक समस्या आ रही थी मशरूम के स्पान की, बीज की। बीज हम दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश से मंगा रहे थे। वहाँ से मंगाने में या तो बीज आते आते ख़राब हो जाता था, या फिर उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता था, या फिर उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं आता था। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना मैं अपना बीज खुद बनाऊँ, चूँकि मैं एक माइक्रोबायोलॉजी स्टोर में बना सकती हूँ। इसके लिए मैंने फिर एक छोटा सा लैब का सेटअप किया। उस लैब के सेटअप के लिए मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे। उन इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के बाद हमने मशरूम का बीज बनाया। मशरूम का बीज बनाना भी एक बहुत ही सरल प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले हम गेहूं को उबालते हैं। गेहूं को उबालने के बाद हम गेहूं को सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम मिलाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम मिलाने के बाद एक मशीन आती है ऑटोक्लेव, उसमें रख के हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद हम नेक्स्ट डे उसको इनोकुलेशन करते हैं, जो हमारा मास्टर स्पॉन होता है। मास्टर स्पॉन से इनोकुलेशन करने के बाद हम उसको क्या नाम कमर्शियल स्पॉन को रेडी करते हैं और स्पॉन रूम में जाके रख देते हैं, इंक्यूबेशन रूम में जाके रख देते हैं। उस इंक्यूबेशन रूम में 10 से 12 दिन में हमारा कमर्शियल स्पॉन जो होता है वो रेडी हो जाता है। स्पॉन बनाने की जो प्रोसेस है थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर, प्योर कल्चर। प्योर कल्चर को हम प्रिपेयर करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मास्टर स्पॉन। तीसरा जो हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल स्पॉन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कल्चर को पेट्री प्लेट्स में इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। 10 से 12 दिन में हमारा कल्चर तैयार हो जाता है। उस कल्चर को तैयार करने के बाद हम कमर्शियल मदर स्पॉन बनाते हैं। मदर स्पॉन को हम बॉटल्स में बनाते हैं। मदर स्पॉन भी हमारा 10 से 12 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसमें इनोकुलेशन करके कमर्शियल स्पॉन का प्रोडक्शन कर देते हैं। मैं अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहती हूँ कि ऑयस्टर मशरूम की खेती कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे आप सरसों और गेहूं की जो खेती करते हैं आप वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो भी वेस्टेज होता है, जैसे भूसा होता है, उसको क्या करते हैं, जितना जानवर खा लेते हैं, अदरवाइज हम उनको जला देते हैं। उनको जला के ना आप उनको मशरूम की खेती में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 2 साल से कर रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं मशरूम की खेती कर रही हूँ। इसको जो करने की लागत आती है वो 1 किलो स्पॉन को बीज को लगाने में 200 से 250 रुपये आती है। उस 200 से 250 रुपये से हमको 10 से 12 किलो फ्रेश मशरूम मिलता है, जिसकी कीमत मार्केट में 400 से 500 रुपये आती है। मतलब 250 रुपये हम लागत लगा रहे हैं, 200 से 250 रुपये, और हमें 400 से 450 रुपये बहुत आसानी से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट का एक नया रोजगार है, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों के साथ जो घर में महिलाएं होती हैं वो भी इसकी खेती बहुत आराम से कर सकती हैं, क्योंकि ये कम समय में और कम लागत के साथ इसको हम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको पानी छिड़कना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, और एक बार अगर आपने स्पॉनिंग कर ली है तो आपको सिर्फ पानी छिड़क के ही इसकी खेती करनी है। ये युवा हैं जिनका नाम संजय कटारे और उनकी पत्नी निधि कटारे। संजय कटारे अपनी आर्थिक स्थिति से काफी दुखी थे। नौकरी से उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि वे एक अच्छी जिंदगी जी सकें। इसलिए उन्होंने कुछ नया करने की सोची। तभी उनकी पत्नी निधि कटारे ने उन्हें सलाह दी कि वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करें। हिम्मत और मेहनत के दम पर आज संजय कटारे और उनकी पत्नी निधि कटारे ऑयस्टर मशरूम की खेती करके महीने के 35 से 50 हजार रुपए और साल के लगभग 4 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं। संजय कटारे को उनकी पत्नी ने सलाह दी कि वे मशरूम की खेती करें, और ऑयस्टर मशरूम की खेती में पैसा भी है, जिसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग भी ली। ग्वालियर के रहने वाले संजय कटारे ने सोचा कि वे नौकरी करने से अच्छा है कि ऑयस्टर मशरूम की खेती करके अच्छा लाभ कमाएं। वैसे भी ऑयस्टर मशरूम की बाजार में काफी मांग भी है और यह अच्छे पैसों में खरीदी भी जाती है और लोग इसको काफी अच्छी मात्रा में खाते हैं। साथ ही साथ ऑयस्टर मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात संजय कटारे को ये लगी कि इसको उगाने के लिए कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती है। इसी क्रम में संजय कटारे ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्र से ऑयस्टर मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग लेने पहुंच गए। संजय कटारे बताते हैं कि उनका संस्थान ने बहुत सहयोग किया और कृषि वैज्ञानिकों ने उनकी काफी मदद की। संस्थान के वैज्ञानिक जानते थे कि ऑयस्टर मशरूम की खेती संजय कटारे को अधिक लाभ देगी और इसे सीखकर संजय कटारे ने ऑयस्टर मशरूम उगाना शुरू किया। संजय ने बताया कि इस काम में उसकी पत्नी निधि कटारे का बराबर सहयोग मिलता रहता है। उनकी पत्नी के बताए रास्ते पर ही आज वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से सफलता उनके कदम चूम रही है।
और वो इसका पूरा श्रेय अपनी पत्नी निधि कटारे को देते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मशरूम की खेती कैसे करना चाहिए और मैंने कैसे स्टार्ट किया है, उसको कितने लेवल पर स्टार्ट किया था और आज किस कंडीशन पर इसको कर रहा हूँ। मैंने एक झोंपड़ी से स्टार्ट किया था इसको, वहाँ मैंने करीबन 15-20 किलो बीज लगाया था। लगा के देखा मैंने कि इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है, कुछ फ़ायदा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखा कि हाँ, उसमें मेरी पहली बार में जो मैंने लगाया था वो मेरा रिटर्न आ गया था। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको लार्ज लेवल पर करना पड़ेगा। फिर मैंने लार्ज लेवल पर करने के लिए इसको धीमे धीमे बढ़ाना चालू किया। 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो इतना बढ़ाया। उस बीच में मुझे थोड़ी सी समस्याएं भी आई कि मौसम सपोर्ट नहीं करता था या बीज मेरे को बाहर से मंगाना पड़ता था। जब बीज को बाहर से मंगाने की समस्या आने लगी तो फिर मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि हम उनको यूज करें, कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो फिर हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई, क्योंकि बिना कंपनी रजिस्टर्ड कराए हम बीज नहीं बना सकते थे। तो हमने बीज बनाने का काम स्टार्ट किया। उसमें मेरा सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने। इसको लार्ज लेवल पर बनाना चालू किया कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद। जैसे जैसे हमने कंपनी को आगे बढ़ाया, हमारा बीज तैयार होने लगा। तो हमारा बीज लैब तैयार करने का एक ये भी औचित्य था कि किसानों को दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, तो वो हम यहीं अवेलेबल कराने लगे। प्लस हम कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से सीख चुके थे, तो किसानों को समझाने में भी हमें आसानी होती थी, क्योंकि छोटे लेवल पर कर रहे थे तो किसान भी समझ में आता था। जैसे कि अगर कोई भी किसान अगर उसको 1000-1500 स्क्वायर फीट जगह है तो वो आराम से 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा सकता है, क्योंकि 1500 स्क्वायर फीट में वो 150 से 200 किलो बीज लगा सकता है। 150 से 200 किलो बीज लगाने का मतलब है सीधा सीधा आपका मतलब 200 किलो सूखा मशरूम निकलना और 2000 किलो गीला मशरूम निकलना। गीले मशरूम की जो मार्केट है वो दिल्ली में आप ये मान के चलिए कि 100 से 125 रुपये तक है पर केजी, बट किसान उसकी सप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम किसान को सजेस्ट करते हैं कि वो ड्राई करके उसको सप्लाई करें। ड्राई करके जब सप्लाई करता है तब भी उसको प्रॉब्लम आती है। अगर उस प्रॉब्लम से निपटना है तो हम खुद कहते हैं कि आप तो प्रोडक्शन करो, खरीद हम खुद लेते हैं। किसानों का जितना भी सूखा हुआ माल है हम खुद खरीद लेते हैं और हम उसको जब लार्ज लेवल पर बड़े बड़े जो डीलर होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं इसको, क्योंकि इसका जो मेन यूज में आता है वो प्रोटीन पाउडर और एक्सपोर्ट में ही यूज होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि ये पूरा जो है इसमें करीबन हमने 80-90 किलो बीज लगा रखा है और इससे इस एरिया में से जितनी इनकम होती है वो करीबन मेरे को 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली इनकम निकाल के देता है ये एरिया मेरे को। मशरूम उत्पादन के बाद संजय के पास अब रोजगार के दूसरे विकल्प की जरूरत नहीं है, जिससे आज वह क्षेत्र के किसानों के लिए आइकन बन रहे हैं। यहाँ से जब संजय कटारे ऑयस्टर मशरूम उगाना सीख जाते हैं तो वह अपनी ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू करते हैं। शुरुआत में तो किसी को नहीं लगा था कि वे एक छोटे से किसान के रूप में ऑयस्टर मशरूम उगाकर 35 से 50 हज़ार रुपए महीने के मशरूम उगा पाएंगे। संजय कटारे ने शुरुआत में ही 20 किलो ऑयस्टर मशरूम रोज उगाना शुरू किया। इसी के दम पर वह 35 हज़ार रुपए महीने कमाने लगे। जब लोगों ने संजय की कमाई देखी तो सभी हैरान हो गए थे, जैसे कि यह तो चमत्कार हो गया था। एक छोटे से किसान के रूप में एक युवा दंपति ने अकेले अपने दम पर वाकई कमाल कर दिया है। आज आसपास के सैकड़ों लोग संजय कटारे और उनकी पत्नी निधि कटारे के पास ऑयस्टर मशरूम उगाना सीखने आ रहे हैं। संजय और उनकी पत्नी निधि सभी की मदद भी कर रहे हैं। संजय और उनकी पत्नी निधि चाहते हैं कि ग्वालियर और दूसरे शहरों के बेरोजगार और कृषि में रुचि रखने वाले युवा भी इस काम को करें। वैसे एक बेरोजगार युवा के लिए साल का 4 से 5 लाख कमाना वाकई जैसे चमत्कार है। भारत जैसे देश में आज लोग साहस, पहल और प्रयोग के दम पर वाकई बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं और संजय कटारे भी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपने मशरूम की खेती से संबंधित कुछ अहम जानकारियां हासिल की और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको पचेती गेहूं की फसल में किस तरह देखभाल की जाए उसके बारे में भी बताया। तो आज के हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।